हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें अभी एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन है। कह रहा है कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन, वेलोसिटी का वेक्टर इधर है, यानी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी इधर होगा, v इंटू टी, ऐसे सामान्य सोचे। कह रहा है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, लिख देता हूं मैं, Fc इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट एस, F दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ F और S परपेंडिकुलर है एक दूसरे का 90 डिग्री पे। F S cos 90 इक्वल टू हो गया 0। तो कह रहा है वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इक्वल टू 0। तो ये आ गया। सेम चीज कह रहा है कि यही बात फिर से पूछे कि पावर डेवलप्ड बताइए, कितना पावर डेवलप होगा सर्कुलर मोशन में। कह रहा है सर्कुलर मोशन में पावर डेवलप निकालने के लिए पावर रिक्वायर्ड इन सर्कुलर मोशन, तो ये लिखेंगे। और जब भी ये सर्कुलर मोशन की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ एक वर्ड ध्यान देना है, ये रहेगा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म के लिए डिस्कस करते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पावर रिक्वायर्ड इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जरूर ध्यान दें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वर्क कर रहा है कि फिर से वही पावर का फॉर्मूला F डॉट भी, दोनों परपेंडिकुलर है, यानी इस केस में पावर रिक्वायर्ड, कितना पावर जरूरत पड़ेगा, तो कह रहा पावर रिक्वायर्ड बराबर 0, पावर रिक्वायर्ड इक्वल टू 0। और यानी सर्कुलर मोशन के लिए पावर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8 मीटर पर सेकेंड, देन सेंट्रीपिटल फोर्स आर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर। देखो कितना दिया हुआ है, क्या क्या, मास इक्वल टू 20 kg, v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, और r रेडियस, r इक्वल टू 4 मीटर, r इक्वल टू 4 मीटर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू, कह रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितने के बराबर होगा, इन v स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हो गया कितना, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, mv स्क्वायर बाई r, m कितना दिया हुआ है 20, v स्क्वायर बाई r निकाल चुके थे 16, इतना न्यूटन, 320 न्यूटन। तो ये आंसर हो गया इस केस में। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप सीख सकते हो इसे, जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन के लेवल का क्वेश्चन। फिर से देखो, अब उतना ही आसान वैसा ही क्वेश्चन कह रहा है कि धागे से बांध करके एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। मास कितना हो गया, यहाँ डायग्राम बना दे, एक्सिस कह रहा है कि ऑब्जेक्ट m इक्वल टू 0.5 kg, l इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 मीटर। टेंशन कितना होगा, तो बाहर की ओर फोर्स लग गया कितना, m ओमेगा स्क्वायर r। अब देखो
आर कहें या एल, ये दिया हुआ है। मास दे दिया सब, ओमेगा कितना, 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 5 इंटू 2 पाई इतना रेडियन पर सेकेंड। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई कवर करता है कोई भी बॉडी, तो ओमेगा हो गया 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। जब इतना चीज मिल गया, ओमेगा मिल गया, अब T इक्वल टू, टेंशन लिखे इसका, T इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, या तो m मास हो गया 0.5, 10 पाई का स्क्वायर और इंटू 0.8 है, 8 5 40, 0.4 और इंटू 100 पाई स्क्वायर, 40 पाई स्क्वायर, इतना न्यूटन। तो ये आंसर हो गया कि कितना धागा में टेंशन आएगा, 40 पाई स्क्वायर है। कह रहे क्या, पार्टिकल कंप्लीट्स 3 revolution per second on circular path of radius 8 centimeter. Find the value of angular velocity and centripetal force. कह रहा है कि angular velocity बराबर रेडियन, तो कह रहा है कि तो खुद ही दे दिया है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ये खुद एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया कितना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और इनटू 2 पाई, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है, 2 पाई, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू 2 पाई और पर सेकेंड, तो ये हो गया ओमेगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कह रहा है 3 इंटू 2 पाई पर सेकेंड दिया हुआ है, यानी हो गया 6 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आया एंगुलर वेलोसिटी का मान। फिर कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। आर दे दिया कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 0.08 मीटर हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। फोर्स रहता तो m ओमेगा स्क्वायर आर, तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा 6 पाई का स्क्वायर और आर का 0.08 है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो निकल कर आया यही हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। जब एक व्हीकल एक रोड पे सर्कुलर रोड पर चलता है और हॉरिजॉन्टल रोड जिसमें बेंडिंग नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे कि रोड को तिरछा कर दिया जाता है। जैसे आप हाईवे वगैरह से स्पेशली गुजरते हैं या गोलंबर पे, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो रोड है वो बैंक्ड है, थोड़ा गोलंबर के अंदर की साइड झुका हुआ और पीछे की साइड थोड़ा उठा हुआ रहता है। हाईवे पर भी जब जहाँ टर्न होता है, हाईवे में घुमाव आता है, वहां पर भी ये चीज फॉलो किया जाता है। तो ये आगे पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ ट्रैक, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर सिंपल है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल गोलंबर है, हॉरिजॉन्टल रोड वाला गोलंबर है, तो उस पर सिचुएशन क्या होगा, कितनी मैक्सिमम स्पीड तक आप गाड़ी दौड़ा सकते हैं। कह रहे कि बॉडी का मास हो गया m, बाहर की ओर फोर्स लगा mv स्क्वायर बटा r, नहीं दिख रहा था, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं mv स्क्वायर बाई r। अंदर यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन। कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बड़ा होना, फ्रिक्शन फोर्स है ये बड़ा होना चाहिए mv स्क्वायर बटा r से, तब तक गाड़ी बैलेंस में रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम मान म्यू एस इंटू एन, और इधर हो गया mv स्क्वायर बटा r। एन देखो नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर क्या लग रहा है n, तो n इक्वल टू mg।
हाँ लिखिए म्यू एस इंटू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना दिया हुआ है, एम एम यहाँ कैंसिल हो गया, वी म्यू एस आर जी वी स्क्वायर रूट कर दे दोनों तरफ, रूट अंडर म्यू एस आर जी और इधर हो गया भी, यानी भी इतना से छोटा, अगर और लिखे इसे तो वी मैक्स इक्वल टू रूट अंडर म्यू एस आर जी। तो ये आया निकल करके वी मैक्स का वैल्यू। मैक्सिमम इतने वेलोसिटी तक आप गाड़ी को रोड पे दौड़ा सकते हैं, इतना वेलोसिटी तक तो गाड़ी एक स्किड नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा रोड पर। अगर इससे ज्यादा स्पीड कर देते हैं तो फिर टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन गाड़ी को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और गाड़ी जो है बाहर की ओर स्किड कर जाएगा। आपको याद दिला दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पर अनदर बॉडी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और रोड पे जब गाड़ी चलती है तो टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। अगर वेलोसिटी म्यू रूट अंडर म्यू आर जी से बड़ा करते हैं तो वो फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स डिमांड करेगा और उतना नहीं मिलने पर वो बाहर की ओर स्किड कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। जो थ्योरी पढ़े अभी उसका क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कि a safe velocity required for a scooterist negotiating a curve of radius 200 meter on a road with angle of repose tan inverse 0.2 is कह रहा है 200 मीटर का एक गोलंबर है, उस पर एक स्कूटर सवार दौड़ रहा है, तो बताना है कि उस स्कूटर सवार का मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, जबकि उस रोड का, जिस रोड 200 मीटर का जो गोलंबर है उस रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बहाने से दे दिया गया है। तो देखिए जरा, एंगल ऑफ रिपोज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू बराबर tan इनवर्स 0.02 दिस इंडिकेट म्यू इक्वल टू 0.2। सबसे पहले आ गया निकल कर, और आर का वैल्यू रेडियस है 200 मीटर। अभी पढ़े थे वी मैक्स इक्वल टू रूट अंडर 2 कितना म्यू आर जी, म्यू हो गया 0.2, आर 200 और जी का वैल्यू यहाँ 10 आ गया निकल करके कितना 20 मीटर पर सेकेंड। जानबूझकर 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 20 मीटर पर सेकेंड इसमें नहीं दिया हुआ है। इसको कैसे कन्वर्ट करें, 20 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए आवर किलोमीटर पर आवर में कितना से करा 18/5 से मल्टीप्लाई हो गया, किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो गया, 72 किलोमीटर। मेन फॉर्मूला हुआ जो अभी पढ़े थे ताजा, वी मैक्स इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी। तो इसका यूज करना और इसे बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर पाथ। जब एक सर्कुलर पाथ पे साइकिल, मोटरसाइकिल, कोई भी गाड़ी में होता है, बट एक ट्रेडिशन बना हुआ कि इसे एक साइकिल का एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, तो इसीलिए इसका हेडिंग पड़ता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो कह रहा है कि जब एक साइकिल सवार एक गोलंबर सर्कुलर पाथ पर चलता है तो एक तो टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन उसे फोर्स देता है जिसके वजह से वो घूम पाता है। यहाँ पर एक कंसिडरेशन होता है कि मान लो फ्रिक्शन नहीं है और आपको साइकिल को गोलंबर पर घुमाना है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि आप साइकिल को थोड़ा झुका देते हैं गोलंबर की तरफ, इनवर्ड साइड में अंदर की ओर थोड़ा सा उसे झुका देते हैं, बेंड कर देते हैं,
और बेंड करने के कारण रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। तो वो देखना है कैसे, उसी बात को मैंने जो समझाया लिखा भी कि जब साइक्लिस्ट टर्न पे गोलंबर पे चलता है तो थोड़ा अंदर की ओर साइकिल को झुका देता है ताकि उसे उसका जो जमीन से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है साइकिल पे वो अब सीधा खड़ा ना लग के थोड़ा एंगल बना के लगने लगे। और जब एंगल बना के फोर्स लगता है जमीन के साथ तो इसका दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल है वो ऊपर की ओर लग गया और जो हॉरिजॉन्टल है वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। देखिए जरा डायग्राम बनाकर, ये सर्कुलर ट्रैक बना है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे साइकिल है जो ऐसे बेंड कर गया। अब अगर ये बेंड कर गया, इसका नॉर्मल फोर्स अब तिरछा लग रहा है और ये वर्टिकल के साथ कितना डिग्री पर बेंड किया है, थीटा। अब ये ऑब्जेक्ट का या गाड़ी हो या कुछ भी यहाँ पर, तो उसका नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg, बाहर की ओर क्या लग रहा है, mv² बटा r, रेडियस r है इस सर्कुलर पाथ का। n का दो कंपोनेंट देखिए जरा, n का इधर हो गया in cos थीटा और इधर कंपोनेंट हो गया in sin थीटा। तो कह रहा है ऐसे में देखो in sin थीटा इक्वल टू mv² बाई r, n sin थीटा बराबर mv² बटा r, in cos थीटा इक्वल टू mg, in cos थीटा इक्वल टू mg, ये सेकंड हो गया, डिवाइड कर दें 1/2, इधर n sin थीटा बटा n cos थीटा इक्वल टू mv² बाई r और नीचे mg, mm कट गया, इधर इन कट गया, tan थीटा इक्वल टू v² बटा rg। तो कह रहा है कि ये थीटा निकल गया कि कितना डिग्री पे वो साइकिल को झुका है, tan इनवर्स v² बटा rg, यानी इतना एंगल पे वो साइकिल को अगर झुकाता है तब वो ओवर टर्निंग यानी बाहर की ओर स्लाइड करने से बच जाएगा। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं वो साइकिल को झुकाता नहीं है तो बाहर की ओर लगने वाला फोर्स साइकिल को बाहर की ओर ढकेल देगा mv² बटा r और साइकिल एज अनबैलेंस हो जाएगा, स्किड कर जाएगा बाहर की ओर। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डिस्कशन। सीखिए इस डिस्कशन को कि एक साइक्लिस्ट जो है कितना डिग्री अपना साइकिल घुमाए ताकि वो है जो रोड पे इस तरह से चल पाए कि वो गोलंबर पे चलते समय उसका साइकिल बाहर की ओर एक्सीड न करे, बाहर की ओर न मुड़े।